सिंपल सा सवाल करते हैं, आप कहां से कहां बात पहुंचा देते हैं। अभी आपने बीफ बोला है, क्या उमर खालिद सहित ये जो पूरा मामला है वो राजनीति से प्रेरित है? अब क्या सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए ऐसे मामलों का सहारा लिया जा रहा है जिसमें देशद्रोह या फिर देश को खतरा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? फिलहाल तो सरकार अपने आप को ही देश घोषित कर चुकी है। आज हालात ये हो गए हैं कि सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को एक कवच के रूप में खड़ा किए हुए है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी कुछ। अगर आप चाहते हैं कि सच आवाज को भी मौका मिलना चाहिए, बिना बायस हुए चीजों को भी मौका मिलना चाहिए, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर कहीं ना कहीं हमारे हौसलों को बढ़ाएगा। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ जरूर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के मामलों में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख दी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, AM सिंघवी, सिद्धार्थ दवे और सिद्धार्थ अग्रवाल आदि पेश हुए। क्या जी इतना बड़ा मैटर हो गया और आपने हमको बुलाया? आप सवालों का जवाब देने के अलावा सब बोलते हैं, अब बताना तो पड़ेगा ना। तो बताने के लिए मना कौन कर रहा है आपसे? हमें सूचना प्रसारण मंत्रालय समझो क्या कि जो दोस्तों को बचाने के लिए नोटिस दे दे? सिंपल सा सवाल करते हैं, आप कहां से कहां बात पहुंचा देते हैं। कोई नहीं, इस बार आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, जुबान है मेरी। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। अभी आपने बीफ बोला है, बीफ नहीं ब्रीफ, ब्रीफ मतलब सुधरने वाले नहीं। क्या आप पहले ब्रीफ दे लीजिए, मैं इतने अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड का काम निपटा लेता हूँ। देखना ही होगा कि आज क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे। खैर, हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। लॉयर लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस कुमार ने पिछले शुक्रवार यानी 9 सितंबर को मामले की सुनवाई न होने के लिए माफी मांगी। जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बेंच में सहयोगी जस्टिस मनमोहन ने खुद को मामले से अलग कर लिया था और इसका कारण था क्योंकि वह कपिल सिब्बल के चैम्बर में सहयोगी थे। कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता छात्र हैं जो पिछले 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं। याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम जमानत के लिए भी आवेदन दायर किया है। उन्होंने अंतरिम जमानत अर्जी पर भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन जस्टिस कुमार ने कहा कि अदालत मुख्य याचिका का ही अंतिम निपटारा करेगी। मुख्य याचिका क्या है? मुख्य याचिका है दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने जल्दी सुनवाई की तारीख की भी मांग की। सिब्बल ने कहा कि दिवाली से पहले इस पर सुनवाई कर लेनी चाहिए ताकि वे दिवाली तक बाहर आ सके। इन सभी पर दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने और उसका नेतृत्व करने का आरोप है। इन पर UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज किया गया था। फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे दिल्ली पुलिस ने कथित बड़ी साजिश का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, आसिफा इकबाल तन्हा जो कि अभी 2021 में जमानत पर हैं, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर गर्भवती होने के कारण ये भी जमानत पर हैं, फैजान खान, देवंगना कलिता जो कि जमानत पर हैं और नताशा नरवाल ये भी जमानत पर हैं। इन पर आरोप लगाए गए हैं। अब ये समझ लीजिए कि जमानत में दिक्कत क्या आ रही है। उमर खालिद और शर्जील इमाम 2020 से जेल में हैं। दिल्ली पुलिस अदालत में कहती रही कि शर्जील इमाम ने अलीगढ़, आसनसोल और चकंद में भड़काऊ भाषण दिए, जबकि खालिद ने 17 फरवरी 2020 को अमरावती में भाषण दिया, जिसमें 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान विरोध का आह्वान किया गया था। हालांकि उमर खालिद ने हाईकोर्ट के सामने तर्क दिया कि उनकी किसी भी बैठक में हिंसा की योजना नहीं बनाई गई थी।
और उनकी लंबी हिरासत ने जमानत को नियम और जेल को अपवाद के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। उन्होंने सह छात्र कार्यकर्ताओं जैसे नताशा नरवाल, दिवंगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें भी उसी आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। उन लोगों को 2021 में जमानत मिली थी। शर्जील इमाम ने इस बात पर जोर दिया कि वह जनवरी 2020 से हिरासत में हैं, जो दंगों से हफ्तों की पहले की बात है। उनके भाषणों का हिंसा से कोई संबंध नहीं था। खालिद ने कहा कि 17 फरवरी 2020 को अमरावती में उनके भाषण में ट्रंप की यात्रा का सिर्फ उल्लेख था और एक हफ्ते बाद हुई हिंसा से इसका कोई संबंध नहीं था। हालांकि हाई कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस केस में जिन सह आरोपियों को जमानत मिली थी, उनकी सीमित भूमिका के विपरीत इमाम और खालिद की भागीदारी पहली नजर में ज्यादा गंभीर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि विरोध का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 2 सितंबर के फैसले में हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को जमानत देने से इनकार किया था। याचिकाकर्ता 5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। मिस्टर पोपो, अभी आप हो या चले गए? कैसी बात कर रहे हैं आप? बिना प्रोपेगेंडा बिना अपनी बात रखे कैसे जा सकता हूं? और ये प्लीज प्रोपेगेंडा वाला शब्द काट दीजिएगा बाद में। चलिए, तो आप ये बताइए कि क्या उमर खालिद सहित ये जो पूरा मामला है वो राजनीति से प्रेरित है? अब क्या सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए ऐसे मामलों का सहारा लिया जा रहा है जिसमें देशद्रोह या फिर देश को खतरा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे संबंधित धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। देश को बांटने का हक किसी को नहीं है। अगर किसी ने हिंसा या दंगे भड़काए हैं तो उसे न्याय के दायरे में लाना राजनीति बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो सरकार अपने आप को ही देश घोषित कर चुकी है। आज हालात ये हो गए हैं कि सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को एक कवच के रूप में खड़ा किए हुए है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी कुछ। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। देश को बांटने का हक किसी को नहीं है और अगर किसी ने हिंसा या दंगे भड़काए हैं तो उसे न्याय के दायरे में लाना राजनीति नहीं है। दिखता है एजेंसियां कितनी स्वतंत्र हैं, तभी तो आज तक सरकार और सरकार समर्थक पर यही एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं कर पाई हैं। और जो चल रही थी वे या तो ठंडे बस्ते में हैं या फिर मामलों में क्लीन चिट दे दी गई है। और रही देश को बांटने की बात, तो हम सभी को पता है कि कपड़ों को देखकर पहचानने की बात किसने की है। चलिए, यह बताइए कि आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, सजा भी नहीं मिली है, तो क्या ऐसे में यह किसी का उत्पीड़न नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में सारी की सारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। बिना आरोप सिद्ध हुए किसी की जिंदगी बर्बाद की जा रही है और आप कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। यह कानून भ्रष्ट नेताओं, पैसे वालों पर क्यों नहीं चलता? नौकरी मांगने वालों को डंडे दिए जाते हैं और कुछ रसूखदारों को सम्मान। कैसा सिस्टम बना दिया गया है ये? देखिए, मेरा मानना है कि कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, आप सरकार विरोधी हैं। सरकार के खिलाफ बात करना मतलब देश के खिलाफ बात करना है। आप औरों की तरह क्यों नहीं है? पेटीएम नंबर क्या है अपना? जरा बताइए, पेटीएम नंबर क्या है? पर 1 रुपए प्राप्त हुई। ये क्या है? आप जैसे और भी लोग हैं जो इतने में ही मानते हैं, मान जाइए। मैं समझ गया कि आप कितना गंभीर हैं इस मामले में। अब आप अलविदा हो जाइए, इससे पहले कि आप हटाओ, स्क्रीन से हटाओ इन्हें। आपका इस मामले पे क्या कहना है? क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं, इस पर ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही जमानत। हालांकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो अभी कोई खास टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी केस ये मामला रहा है, उस पर आपका क्या कहना है जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके ही सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं आगे यह काम कर पा रहा हूँ। प्लीज जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।